अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट ख़त्म ही है ये चैप्टर, बस एक दो बातें हो रही हैं। तो आज हम पढ़ें एंटीजर रिट्राइवल। क्या आप एंटीजन्स को कैसे रिट्राइव कर सकते हैं? आपकी जो एंटीजन्स होती हैं वो अगर मास्क्ड हो जाए ड्यूरिंग टिश्यू प्रोसेसिंग फिक्सेशन, तो आप उसको कैसे दोबारा अनमास्क्ड करके तो उनको हम लोग फिर उनके रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वाई एंटीजर रिट्राइवल इज़ इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि एंटीजन्स कैन बी मास्क्ड बाय द केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मलिन फिक्सेशन एंड पैराफिन वैक्स प्रोसेसिंग। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले उस दिन जब हम लोगों ने फिक्सेशंस के पढ़े थे तो हम लोग कहते थे क्रॉस लिंक हो गए, मिथाइलिन ब्रिजेस बन गए। अब वो मिथाइलिन ब्रिजेस से बनने से क्या होता था, हमारे जो जिस भी एंटीजन या जिस भी प्रोटीन की मिथाइलेशन हो जाती थी उसकी एंटीजन क्या हो जाएगी, मास्क्ड हो जाएगी। और मास्क्ड होने की वजह से वो जो है एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो हम उसको अनमास्क्ड करते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसके। अब वो कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ मास्किंग किस पे डिपेंड करती है एंटीजन की। वो कहती है एक तो कि आपने कितनी देर फिक्सेटिव में रखा है, कितना टेम्परेचर था, कंसनट्रेशन क्या थी फिक्सेटिव की, और उसके अलावा क्रॉस लिंकेज कितनी आ गई है प्रोटीन्स के दरमियान में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि हम लोगों के एंटीजन्स दोबारा एक्सपोज हो सकें और हमारी एंटीबॉडीज़ उससे मैम जाके काइंडली रिपीट कर दें, अभी ज्वाइन किया। हम लोग पढ़े हैं कि एंटीजन रिट्राइवल के क्या मेथड होते हैं। फिर एंटीजन रिट्राइवल क्या है कि हमारे जितनी भी ये टिश्यू के ऊपर एंटीजन्स है ना, वो अगर मास्क्ड होगी हमारी ड्यूरिंग फिक्सेशन या फिर पैराफिन वैक्स की प्रोसेसिंग के दौरान, तो उनको अनमास्क कैसे किया जाए। ठीक है, उनके ऊपर उनको वापस कैसे उनको अनमास्क करके तो हम लोग उसके एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन करवाएं। तो वो कह रहे हैं कि इस किस बात पे डिपेंड करती है मास्किंग ऑफ एंटीजन। एक तो ये कि आपने कितनी देर के उसको फिक्सेटिव में रखा था। दूसरा कि टेम्परेचर आपने क्या रखा था, कंसंट्रेशन क्या थी फिक्सेटिव की, और उसके अलावा कितने हद तक आपके टिश्यू के अंदर क्रॉस लिंकिंग हो गई हुई है फिक्सेटिव की वजह से। ठीक है, आप लोगों को पता है ना वो मिथाइलिन ब्रिजेस बनते हैं और वो सब कुछ, तो वो कितनी ज़्यादा हो गई हुई है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग अनमास्किंग करते हैं। मैनुअल वैसे तो अब ऑटोमेटेड मेथड है, लेकिन जो पहले मैनुअल मेथड यूज होते थे अनमास्किंग के, वो थे प्रोटियोलिटिक एंजाइम डाइजेशन, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन इरेडिएशन। ये सारी जो है ना, ये जो आगे तीन है, माइक्रोवेव ओवन इरेडिएशन, प्रेशर कुकर हीटिंग और वाटर बाथ हीटिंग और स्टीमर हीटिंग, ये तीनों क्या है, ये चारों क्या हैं, ये हीट मेडिएटेड अनमास्किंग का मेथड है। और फॉर्मिक एसिड केमिकल मेथड है। सबसे पहले प्रोटियोलिटिक एंजाइम मेथड। इस तीन एंजाइम्स हमारे पास जो मोस्टली यूज होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीएज और पेप्सिन। ठीक है, इनका मेथड क्या है कि आपने अपने सेक्शन को डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इंक्यूबेट करना है, किस पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे। इससे क्या होगा, वो डीवैक्स्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने 0.1% ट्रिप्सिन इन 0.1% कैल्शियम क्लोराइड इन डिस्टिल्ड वाटर लेना है 37 डिग्री सेल्सियस पे, उसको रखना है। ठीक है, उसके अलावा पीएच आपने एडजस्ट करनी होती है ताकि आपका जो वो है प्रोटीन्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। ठीक है, इंक्यूबेट द सेक्शन इन ट्रिप्सिन सोल्यूशन फॉर 10 मिनट एट 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप प्रिपेयर्ड ट्रिप्सिन सोल्यूशन लेते हैं और उसको इंक्यूबेट करते हैं। वॉश द सेक्शन इन कोल्ड रनिंग टैप वाटर टू प्रिवेंट फर्दर डाइजेशन। ठीक है, अब आपने 10 मिनट्स के बाद क्या करना है, 10 मिनट्स के अंदर आपके पास जो एंटीजन्स हमें चाहिए वो अनमास्क्ड हो जाएंगे। अब मजीद भारी प्रोटीन की डाइजेशन ना हो जाए, इसलिए उसको टैप वाटर के अंदर हम लोग स्लाइड को वॉश कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी उसके ऊपर इम्यूनोस्टेनिंग लगानी है आपको लगा सकते हैं। देन आते हैं प्रोटीएज। प्रोटीएज के अंदर भी वही सब कुछ है, बस इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, 0.1%। इसमें ट्रिप्सिन यूज़ किया था, इसमें हम प्रोटीएज यूज़ कर रहे हैं और इसकी पीएच 7.8 है। और इसके साथ जो दूसरा सोल्यूशन है द बफर यूज़ हो रहा है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इसको इंक्यूबेट करना है 6 मिनट के लिए एट 30 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद उसको वॉश कर देना है ताकि वही फर्दर डाइजेशन और प्रोसीड। अब आप देखेंगे ना तो ये सब एक जैसे हैं, बस इनके अंदर एक तो जो आप कोई भी यूज़ करें ना एंजाइम, उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन चेंज है। देन पेप्सिन। पेप्सिन आपका क्या प्रिपेयर सोल्यूशन होता है, ये अभी तो इसमें लिखा हुआ ना कि प्रिपेयर 0.4% पेप्सिन सोल्यूशन इन 0.01 मोलर, ये लिखने के लिए है, लेकिन वैसे
हमारे पास अब ये रेडी टू यूज रिएजेंट्स बन के आते हैं, ठीक है। उसको आपने इंक्यूबेट करना है 15 to 16 मिनट्स के लिए, और फिर उसको रनिंग टैप वाटर के अंदर मूव कर देना है। इन सब मेथड्स के जरिए आपका एंटीजन जो कि मास्क हो गया था ड्यू टू क्रॉस लिंकेज ऑफ फिक्सेटिव के क्रॉस लिंकिंग की वजह से, वो अनमास्क्ड हो जाएगा। देन हीट मेडिएटेड एंटीजन रिट्राइवल, कि अब आप कैसे हीट को यूज करते हुए जो है अपने एंटीजन को मैम 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपने रनिंग टैप वाटर में इसको वॉश कर लेना है, और फिर आपने जो भी स्टेनिंग मेथड करना है वो आप यूज कर सकते हैं। फिर प्रोटीएज में भी अगेन आपने इंक्यूबेट करने सोल्यूशन को प्री वार्म डिस्टिल्ड वाटर में 37 डिग्री सेल्सियस के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आप प्रोटीएज सोल्यूशन बनाएंगे वो क्या है, प्रोटीएज सोल्यूशन 0.1 प्रोटीएज किसमें 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर आपने बनानी है, और उसको आपने 6 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर देना है टिश्यू के साथ। उसके बाद आपने उसकी वॉशिंग कर देनी है। पेप्सिन में अगेन वही इंक्यूबेट सेक्शन इन प्री वार्म डिस्टिल्ड वाटर, ताकि हमारे पास डीवैक्सिंग हो जाए। उसके बाद आपने इसमें कितना 0.4% पेप्सिन सोल्यूशन है, इसके अंदर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं दूसरा एज अ बफर सोल्यूशन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। और उसको क्यों क्यों इधर क्यों हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज हो रहा है, कोई बच्चा बताएगा। पेप्सिन और प्रोटीएज में हमने नहीं किया, पेप्सिन में हम क्यों हाइड्रोक्लोरिक यूज कर रहे हैं। मैम क्योंकि पेप्सिनोजिन जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में होती है, तो उससे समटाइम्स पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एज HCl या एज ए सब्स्टिट्यूट एक्ट करके उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन करा देते गुड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि आपको पता है पेप्सिन एक्टिवेट ही एट एसिडिक पीएच होता है, इसीलिए हम लोग इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर रहे हैं। इसको याद रखने का यही तरीका है। तो इंक्यूबेट कर लेंगे किस पे 15 to 16 मिनट पे 37 डिग्री सेल्सियस पे, और अगेन उसकी वॉशिंग कर देंगे और इम्यूनोस्टेनिंग जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, इरेडिएटेड पावर ऑफ 800 वॉट फॉर 22 मिनट्स है क्या, यानी आपका माइक्रोवेव के अंदर पावर क्या होगी 800 वॉट, और 22 मिनट के लिए आपने इसको इरेडिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आप रिमूवर कर लें और फिर रिमूव कर लें और फ्लड विथ कोल्ड वाटर कर दें, तो इससे आप उसके बाद आप इम्यूनो जो भी आप करना चाहते हैं स्टेनिंग उसको कर सकते हैं। देन प्रेशर कुकर में आप डोमेस्टिक स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुकर लेते हैं, उसको 5 लीटर अपने जो भी आपके सोल्यूशन आप एंटीजन रिट्राइवल सोल्यूशन यूज़ करें वो डालें, और उसका जो प्रेशर है वो 1034 किलो पास्कल होना चाहिए, 0.4 किलो पास्कल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टू ब्रिंग द प्रेशर कुकर टू बॉयल यूज़ आइदर अ हैलोजन हॉट प्लेट, यानी आप उसको किसी भी तरीके से बॉयल कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें हम लोग कितने एट अ टाइम कर सकते हैं, 3 रैक्स ऑफ 25 स्लाइड्स, मतलब हम एट अ टाइम 75 स्लाइड्स को प्री एंटीजन ट्रैवल उसके ऊपर कर सकते हैं। अब इसका मेथड क्या है, ये 1.5 लीटर आपने क्या लिया एंटीजन ट्रैवल बफर प्रेशर कुकर में, और उसको बॉयल किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर व्हेन द एंटीजन ट्रैवल बफर इज बॉइलिंग केयरफुली प्लेस द साइड ट्रैक इनटू द होस्ट सोल्यूशन एंड सील द लिड। उसके बाद आपने उसका प्रेशर इंक्रीज करना है, और सिर्फ प्रेशर कितने मिनट्स के लिए मेंटेन रखना है, 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने उस प्रेशर कुकर को लिड हटा के जो है वो मतलब वो जैसे आप आम घर में कुकिंग करते हैं उसके अंदर से प्रेशर को रिमूव करके आपने उसको रनिंग टैप कोल्ड वाटर में रख देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि स्लाइड्स को फिर आपने उसके अंदर से रिमूव कर लेना है जब आपका वो जो प्रेशर कुकर के अंदर का सोल्यूशन है वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद है स्टीमर, इसमें भी आप वही यूज़ करते हैं, इसमें बस आप क्या राइस स्टीमर जो होता है वो यूज़ करते हैं। इसमें आप 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके अंदर आप अपनी स्टीमिंग ट्रेस रखते हैं, ठीक है उसमें, और फिर उसके बाद प्लेस द राइस बाउल इनटू द स्टीमर चेम्बर, फिल द प्लास्टिक कॉपलिन जार स्लाइड होल्डर। ये कॉपलिन जार हमारे पास जो है ना एक स्लाइड्स को रखने के लिए होता है, ठीक है। इसको आप लेते हैं और उसके अंदर रख देते हैं। प्लेस द लिड ऑन द टॉप ऑफ द स्टीमर चेम्बर। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने टाइमर सेट करना है 1 आवर 15 मिनट का, ठीक है। मैम ये वाला रिपीट कर दें। सिंपली आपने स्टीमर लिया, उसका जो बाउल था उसके अंदर आपने वाटर डाला, ठीक है। मतलब जो राइस स्टीमर होता है उसका जो एक होता है ना जिसके इर्द गिर्द पानी होता है, ठीक है, और एक जो बाउल जिसमें हम राइस डालते हैं वो,
आपने क्या करना है, उसकी बेस के अंदर आपने पानी डालना है। वो पानी क्या काम करेगा, वो बॉयल अप करने का, स्टीम बनाने का बाइस बनेगा। उसके बाद आपने एक और जार के अंदर क्या लेना है, अपना स्लाइड्स लेनी है और आपने उस राइस बाउल के अंदर डाल देनी है। उसके बाद आपने उसको 1 आवर 15 मिनट्स के लिए स्टीम करना है, ठीक है, 95 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद लिड को रिमूव कर लेना है और स्लाइड्स को बफर में जो आपका था उसके अंदर डालना है, ठीक है। और फिर इसको इंक्यूबेट करना है कितने मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद स्लाइड कंटेनर को निकाला और उसके बाद आपने उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद आपने सिंपली वॉश कर देना है उसको वाटर में। ऐसे फिर से सुन लें, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हाँ जी, इंटीरियर रिट्राइवल बफर हमें प्रिपेयर्ड मिलते हैं। ये आपके पास राइस स्टीमर है, ये स्टीमर है, और ये इसका बाउल है जिस बाउल में हम लोग राइस डालते हैं। इस स्टीमर में आपने नीचे क्या डाल देना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है। अब ये पानी क्या करेगा, ये एज अ ये जो है ना स्टीम बनाएगा ये पानी। इसके बाद आपने अपना जो भी हमारा स्लाइड रैक होगा वो इसके अंदर रख के, इस बाउल को अब आपने किस में रख देना है, इस बाउल को आपने अपने इस स्टीमर में रख देना है। स्टीमर में रखने के बाद आपने इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे रखना है, 95 डिग्री सेल्सियस पे रखना है 1 आवर 45 मिनट के लिए। 95 डिग्री सेल्सियस पे रखना है कितने आवर के लिए, 1 आवर 45 मिनट के लिए, ठीक है। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मतलब 1 आवर 45 मिनट बाद आपने क्या करना है, आपने ठीक है, अब 1 आवर 45 मिनट बाद आपने इसको बाहर निकाल लेना है अपने स्लाइड रैक को, और इसे ठंडा होने देना है 15 मिनट के लिए। ठंडा होने के बाद आपने अपना स्लाइड रैक पकड़ना है और उसको जो है पानी के नीचे वॉश कर लेना है, ठीक है। पानी के नीचे आपने उसको क्या कर लेना है, वॉश कर लेना है। आपने अपना ये स्लाइड रैक ले लिया, इसको आपने इसके बाद पानी के नीचे वॉश आउट कर लिया, ठीक है। क्लियर है अब ये वाला? यस मैम। उसके बाद तीसरा चौथा मेथड है वाटर बाथ इंटीरियर रिट्राइवल मेथडोलॉजी। इसके अंदर आपने क्या करना है, कॉपलिन जार होते हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ अभी, वो लेना है, ठीक है। उसको वाटर बाथ के अंदर रखना है, उसे 95 से 98 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, बॉयल नहीं होने देना पानी को, ठीक है। उसके बाद प्लेस करनी है स्लाइड्स आपने उस बफर में और उसको इंक्यूबेट करना है 30 मिनट्स के लिए। वाटर बाथ जो होता है ना, इसके अंदर आप एडजस्ट कर लेते हैं टेम्परेचर। जब वो पानी का टेम्परेचर उस पर आ जाता है ना, तो उस टाइम आपने उसके अंदर क्या डाल देना है, अपना 30 मिनट के लिए स्लाइड्स को रख देना है, ठीक है। रिमूव द कंटेनर फ्रॉम द वाटर बाथ एंड अलाउ कूलिंग फॉर 15 मिनट। वाटर सेक्शन इन वॉश द सेक्शन वाटर, प्रोसीड विथ इम्यूनोस्टेनिंग, जो भी आप करना चाहते हैं। ये आपका वाटर बाथ है और ये आपका कॉपलिन जार है। आपने इस कॉपलिन जार के अंदर अपनी स्लाइड्स रख दी, ठीक है। इसके बाद आपने इन स्लाइड्स को इस वाटर बाथ के अंदर रखते हैं। इसके अंदर आपने पहले अपना वो, सॉरी स्लाइड्स कह रही हूँ, पहले इसमें आपने अपना सोल्यूशन डालना है, ठीक है। जो भी आप सोल्यूशन इंटीरियर रिट्राइवल के लिए यूज़ करें वो इसमें डालें। उसके बाद इस सारे को उठा के आपने कहाँ डाल दिया है, वाटर बाथ के अंदर डाल दिया। वाटर बाथ में डालने के बाद इसको आपने हीट किया किस पे, 98 डिग्री सेल्सियस पे। 98 डिग्री सेल्सियस के बाद पे गर्म करने के बाद आपने इसको क्या करना है, जो है 98 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको वो कर लिया, प्री हीट कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इस बफर के अंदर क्या डाल देनी है, अपनी स्लाइड डाल देनी है। कहाँ गया? हाँ। आपने इस, ये प्री हीटेड हो गया। अब इसके अंदर आपने अपनी क्या ला के रख दिया, अपना स्लाइड ड्रैग ला के रख दिया। स्लाइड ड्रैग कितनी देर के लिए आपने रखना है, 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने स्लाइड ड्रैग को बाहर निकाल लेना है और इसको कूल वाटर के नीचे क्या कर देना है, वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपकी स्लाइड्स तैयार है।
ठीक है, ये आपके पास मेथड है किसके, इंटीजर रिट्राइवल के। यहाँ तक समझ आ गई है? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ जी, कॉपलिन जार में बफर सोल्यूशन है।